2000 के दशक की शुरुआत में राजीव नामक एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी अंजलि और अपने 3 वर्षीय बेटे आर्यन के साथ रानीनगर में रहने चले गए। राजीव को अपने बिजनेस के लिए स्टील स्टोर ब्रांचेस स्थापित करने हेतु पूरे भारत में यात्रा करनी पड़ती थी। शुरू में उन्होंने एक घर किराए पर लिया, लेकिन जब राजीव को एहसास हुआ कि वे कम से कम 2-3 साल तक वहां रहेंगे, तो उन्होंने एक संपत्ति में निवेश करने का फैसला किया। जमीन की कीमतें कम थी और यह एक अच्छा अवसर लग रहा था। उन्होंने जो प्लॉट खरीदा था वह कॉलोनी के सबसे दूर के छोर पर एक पुराने कब्रिस्तान के पास था। स्थानीय लोगों ने उन्हें जमीन के बारे में चेतावनी दी, कहा कि इसका इतिहास काला है, लेकिन राजीव ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। राजीव ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को खारिज कर दिया और अपने सपनों के घर का निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण शुरू होते ही श्रमिकों ने अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी, जैसे अचानक से औजार गायब हो जाना, नई दीवार पर गहरे खरोच के निशान दिखाई देना और रात में कुछ ने कंस्ट्रक्शन साइट से रोने की आवाज़ें सुनने का दावा किया। एक श्रमिक, जो पास के गांव का एक बूढ़ा आदमी था, उसने काम जारी रखने से इनकार कर दिया और राजीव को चेतावनी दी, यह भूमि शापित है। बूढ़े आदमी ने कहा, कई साल पहले लोगों ने अपने मृतकों को यहाँ दफनाया था, आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। राजीव ने इसे एक स्थानीय अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। निर्माण जारी रहा और 1 साल के भीतर घर बनकर तैयार हो गया। भयानक चेतावनियों के बावजूद राजीव और उसका परिवार एक नई शुरुआत के लिए उत्साहित होकर अपने नए घर में चले गए। हालांकि बूढ़े आदमी की चेतावनी कुछ श्रमिकों के दिमाग में बनी रही। वे आपस में उस जगह के काले अतीत की कहानियां साझा करते रहे। कुछ ने कहा कि कब्रिस्तान कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए एक दफन भूमि थी जो अननेचुरल एक्सीडेंट में मर गए थे, जैसे कि कोई दुर्घटना, आत्महत्या या फिर हत्या। कहा जाता है कि फुसफुसाहट और रोने की आवाज़ें बेचैन आत्माओं की थी, जिन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी। परेशान करने वाली अफवाहों के बावजूद राजीव बेफिक्र रहा। वह तर्क और विवेक का व्यक्ति था और उसका मानना था कि इस तरह के अंधविश्वास केवल लोगों की ओवर थिंकिंग के उपज थे। पहली रात से ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। अंजलि को अक्सर छत से फुसफुसाहट, किसी के चलने की और अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी। उसकी आंखों के कोने में छाएं टिमटिमाती थी, जो मुड़कर देखने पर गायब हो जाती थी। शुरू में उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन गड़बड़ी बढ़ती गई। एक रात अंजलि अचानक हांफते हुए उठी। उसने सपना देखा कि एक महिला उसके बिस्तर के कोने पर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और वह कुछ फुसफुसा रही थी, जिसे समझ पाना मुश्किल था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने राजीव को जगाया। इस घर में कुछ गड़बड़ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राजीव ने उसके डर को खारिज करते हुए कहा, यह बस एक बुरा सपना है, थोड़ा आराम करो। लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि जानती थी कि कुछ तो बहुत गलत है। वह इस भावना से उबर नहीं पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य उपस्थिति छाया में छिपी हुई है। उसने और भी अजीबोगरीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। किसी महिला की रोने की हल्की आवाज, कुछ कमरों में अचानक तापमान में गिरावट, और जब कोई आसपास नहीं होता तो किसी के छूने का एहसास। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, घटनाएं और भी लगातार और तीव्र होती गई। उसने एक डायरी रखना शुरू कर दिया, हर अजीब घटना को रिकॉर्ड करते हुए एक पैटर्न या स्पष्टीकरण खोजने की उम्मीद में। एक शाम जब वह रात का खाना बना रही थी, तो उसने अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस की।
उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रसोई की खिड़की बंद थी और एयर कंडीशनर भी बंद था। अंजलि ने इस भावना को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह भावना उसके मन में बनी रही। उस रात बाद में जब उसने आर्यन को बिस्तर पर लेटाया तो उसने देखा कि आर्यन की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। मम्मी, कमरे में कोई है, उसने कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। अंजलि ने देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने आर्यन को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, और जब तक वह सो नहीं गया तब तक अंजलि उसके साथ रही। कुछ हफ्ते बाद राजीव को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ा। वह रात थी जब सब कुछ बदल गया। आर्यन के साथ घर में अकेली अंजलि ने हवा में एक बदबू महसूस की। यह कुछ सड़ी हुई चीज की बदबू थी। जब वह कॉरिडोर से नीचे चली गई तो उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन को पीछे से दबा रहा है। वह तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसने फुसफुसाहट सुनी। 4 से 5 आवाजें हत्या के बारे में फुसफुसा रही थी। जब उसने हिम्मत जुटाई और कमरों की जांच की तो उसने पाया कि वे सब खाली थे। घर के अंदर की हवा घनी, दम घोटने वाली लग रही थी। वह फुसफुसाहटें और तेज होते हुए सुन सकती थी, मानो वे उसके करीब आ रही हो। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने तय किया कि वह अब वहां और नहीं रह सकती। अंजलि का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। उस बूढ़े आदमी की चेतावनी और मजदूरों द्वारा बताई गई कहानियां याद आ गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या जमीन वाकई शापित थी? वह इस विचार से कांप उठी, लेकिन उसे पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने अपना बैग पैक किया और पास के एक किराए के घर में रहने का फैसला किया। राजीव को बताए बिना वह आर्यन को लेकर चली गई, लेकिन घबराहट में वह कुछ महत्वपूर्ण चीजें भूल गई और उसे अकेले ही उस घर में लौटना पड़ा। उसने अपने पड़ोसी से आर्यन पर नजर रखने के लिए कहा और वापस चली गई। घंटों बीत गए, अंजलि वापस नहीं लौटी। पड़ोसी चिंतित हो गया और उसने राजीव को फोन किया। घबराकर राजीव ने उनसे घर की जांच करने का आग्रह किया। पड़ोसियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और घर में घुसा तो पाया कि अंजलि एक कमरे में छत के पंखे से लटकी हुई थी। राजीव हताश होकर रानीनगर वापस भागा। उसने घर छोड़ दिया, आर्यन को लिया और बेंगलोर चला गया। फिर कभी वापस नहीं लौटा। घर खाली रहा, लेकिन जो लोग वहां रहने की कोशिश करते थे वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। लोगों ने गायब होने और भयानक घटनाओं की सूचना दी। वहां रात बिताने वाले कुछ लोग या तो भाग गए या मृत पाए गए। पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 20 मौतें घर से जुड़ी हुई है। अंजलि की मौत की खबर रानीनगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोग जो हमेशा घर से सावधान रहते थे अब प्लेग की तरह उससे दूर रहने लगे। राजीव टूटा हुआ और दुखी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने काम और आर्यन की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अंजलि की मौत की छाया उन पर मंडरा रही थी। आर्यन, जो पूरी तरह से समझने के लिए बहुत छोटा था कि क्या हुआ था उसकी माँ के साथ, अक्सर वह अपनी माँ के बारे में पूछता था। राजीव उसे उसकी कहानियां सुनाता था, जिससे अंजलि की यादें उनके दिलों में जिंदा रहती थी। आज भी लोग रात में, खास तौर पर अमावस्या के दिन, इस घर के पास से गुजरने से बचते हैं। कई लोग एक महिला को विलाप करते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है। स्थानीय लोग
घर के अभिशाप में दृढ़ विश्वास करते हैं और दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। घर वीरान पड़ा है। इसकी दीवारें अतीत की चीखें समेटे हुए हैं। इसके दरवाजे उन लोगों के लिए मौन निमंत्रण हैं जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। सवाल बना हुआ है, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या घर में वाकई कोई भयावह चीज थी? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, जो लोग घर में प्रवेश करते हैं वे कभी वैसे नहीं लौटते। चेतावनियों के बावजूद कुछ बहादुर लोग जिज्ञासा या अविश्वास से प्रेरित होकर घर में घुस गए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। जो लोग भागने में कामयाब रहे उन्होंने डर की भावना, अपने आप चलने वाली परछाइयों और दीवारों से आती हुई फुसफुसाहटों के बारे में बताया। ऐसे ही एक युवा जोड़ा जो हाल ही में रानीनगर में रहने आया था, उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन वे संशय में थे। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस होकर घर में एक रात बिताने का फैसला किया ताकि किसी भी अलौकिक गतिविधि को कैद किया जा सके। जैसे ही रात हुई, उन्होंने अपने उपकरण सेट किए और इंतजार करने लगे। घर में भयानक सन्नाटा था। दूर से सिर्फ एक उल्लू की आवाज आ रही थी। उन्होंने कमरे की तलाशी ली। उनके कदमों की आवाज खाली हाल में गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वे आवाज का पीछा करते हुए एक बेडरूम में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान में तेजी से गिरावट आई। फुसफुसाहट तेज और ज्यादा जोरदार होती गई। उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनका उपकरण खराब हो गया। घबराकर उन्होंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। उन्होंने मदद के लिए पुकारते हुए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। फुसफुसाहटें चीख में बदल गई और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। भागने की बेताबी से कोशिश करते हुए उन्होंने एक खिड़की तोड़ दी और बाहर निकल गए। वे घर से भाग गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उन्होंने अपना बैग पैक किया और रानीनगर छोड़ दिया। उनके संदेह की जगह एक गहरे डर ने ले ली। साल बीत गए और घर वीरान पड़ा रहा, लेकिन कहानियां प्रसारित होती रही। हर एक कहानी शापित करके किंवदंती को और बढ़ाती गई। कुछ स्थानीय लोगों ने घर को ध्वस्त करने के लिए याचिका भी दायर की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। घर अतीत की एक भयावह याद के रूप में खड़ा था। इसके रहस्य इसकी दीवारों के भीतर बंद थे। एक दिन रानीनगर में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का एक समूह आया। उन्होंने कहानियां सुनी थी और सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। उन्नत उपकरणों से लैस होकर वे घर में घुस गए। जो कुछ भी अंदर था उसका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने हर कमरे में कैमरे लगाए, हर आवाज और हर हरकत को रिकॉर्ड किया। उन्होंने ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना सत्र आयोजित किया ताकि किसी भी आत्मा को कैद किया जा सके जो शायद वहां मौजूद हो। जब उन्होंने घर की खोजबीन की तो उन्होंने वही अजीबोगरीब घटनाएं देखी जो दूसरों ने बताई थी। तापमान में अचानक गिरावट, किसी की निगरानी किए जाने का एहसास और कहीं से भी आती हुई धीमी फुसफुसाहट। एक बेडरूम में उन्होंने एक खौफनाक ईवीपी कैद किया। एक महिला की आवाज स्पष्ट और अलग फुसफुसाते हुए बोली, मेरी मदद करो। उन्होंने इसे वापस चलाया। उनके दिल उत्साह और भय से धड़क रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, उन्होंने देखा कि गतिविधि एक विशेष कमरे के आसपास केंद्रित थी। वह कमरा जहां अंजलि पाई गई थी।
उन्होंने अपने प्रयासों को वहां केंद्रित करने का फैसला किया। अतिरिक्त कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। उस रात जब उन्होंने एक और ईवीपी सत्र आयोजित किया तो उन्होंने कुछ और भी डरावना कैद किया। एक बच्चे की आवाज़, धीमी लेकिन स्पष्ट, फुसफुसाते हुए, मम्मी आप कहाँ हो? जांचकर्ताओं ने अगले कुछ दिन अपने निष्कर्षों का विश्लेषण करने में बिताए। उन्होंने फुटेज की समीक्षा की, रिकॉर्डिंग सुनी और पहेली को सुलझाने की कोशिश की। वे जानते थे कि वे किसी शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक चीज से निपट रहे हैं, लेकिन वे सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे उन्होंने गहराई में खोजबीन की, उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर घर बनाया गया था उसका इतिहास बहुत ही काला था। यह कभी उन लोगों के लिए दफनाने की जगह थी जिनकी अननेचुरल मौतें हुई थी। कहा जाता है कि बेचैन आत्माएं बदला लेने या अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इस इलाके में घूमती रहती है। उन्हें यह भी पता चला कि घर के निर्माण ने कब्रों को परेशान कर दिया था, जिससे आत्माएं जाग गई और गुस्से से भड़क उठी। जांचकर्ताओं का मानना था कि अंजलि की मौत इसी गुस्से का नतीजा थी और आत्माएं अब घर के भीतर फंस गई थी। उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी। राजीव, जो लंबे समय से रानीनगर से दूर था, वह आर्यन को अपने साथ रानीनगर ले गया। उसे वह जगह दिखाना चाहता था जहां वे कभी रहते थे, जहां उसकी माँ कभी खुश रहती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही।